नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके नोवेल बाय 2.2 चैनल पर, जहां की कहानियां आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। यहां आपको मिलेगी रोमांच और फैंटास्टिक कहानियों की शानदार एक्सप्लेनेशन। और अगर आप स्टोरी के ऑडियो सुनने के शौकीन हैं तो आप हमारे चैनल यूके नोवेल बाय 2.2 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ न्यू स्टोरी का नया और धमाकेदार एपिसोड। यकीन मानिए, आज का सफ़र आपको रोमांच और मस्ती से भर देगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी कहानियाँ यूट्यूब पर नहीं देखी तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी मज़ेदार एपिसोड मिस ना करें। ध्यान रहे, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसे केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इसे असलियत से जोड़ने की कोशिश ना करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का यह शानदार एपिसोड। तैयार हो जाइए एक नई और अद्भुत दुनिया में कदम रखने के लिए। खंडहरों में एक चक्कर लगाने के बाद प्रकाश फिर से ऊपर उठा, बिना किसी निशान के गायब हो गया और महल के गहरे हिस्से में वापस आ गया। महल के गहरे हिस्से में भूरे बालों वाले एक बूढ़े व्यक्ति ने अपना हाथ उठाया और वह किरण उसकी प्राचीन व्यूह रचना प्लेट में गिर गई। फैलाओ, क्या बात है? बूढ़े व्यक्ति के चारों ओर इस समय ऐसे मजबूत लोगों का एक समूह था जो चिंतित थे और पूछ रहे थे। बूढ़े व्यक्ति ने ध्यान से अपने हाथ में रखी साधारण व्यूह रचना की प्लेट को देखा। एक क्षण बाद उसने गहरी आवाज में कहा, यह गरज और बिजली की एक सांस है और असली ड्रैगन मोर की एक सांस, और जाहिर है अंतरिक्ष की शक्ति की सांस है। गरज और बिजली? क्या यह आर्य साम्राज्य का वज्र सम्राट है? आश्चर्य से चीख उठी। क्या यह है कि जिसने आचार्य मयंक को मारा वह आर्य साम्राज्य का वज्र सम्राट और ड्रैगन परिवार का शक्तिशाली व्यक्ति है? लेकिन आचार्य मयंक का ड्रैगन परिवार के दीर्घ शक्ति के साथ अच्छा संबंध था। यह ड्रैगन परिवार से कैसे संबंधित हो सकता है? व्यूह रचना के स्वामी के कपड़े पहने लोगों का यह समूह एक के बाद एक बोलने लगा। क्या असंभव है? अंतरिक्ष शक्ति की इतनी तेज सांस के साथ यह संभावना है कि आचार्य मयंक को बाहर बहुत सारे अंतरिक्ष क्रिस्टल मिले हों। परिणाम स्वरूप वह आर्य साम्राज्य और ड्रैगन परिवार के लोगों से ईर्ष्या करता था, इसलिए उसने हथियारों को चोट पहुंचाई। किसी ने ठंडी सांस ली। मैं इस मामले की जांच जरूर करूंगा। बूढ़े व्यक्ति ने नाक भौं सिकोड़ी। लेकिन यहां नियम है, पहले गहराई में जाएं। हम अन्य ताकतों के लोगों को सभी अच्छी चीजें छीनने नहीं दे सकते। जब नियमों के फल की बात आई तो उनकी आंखों में उत्साह का भाव था। स्वाभाविक रूप से विवान को नहीं पता था कि यहां क्या हुआ था। खंडहर छोड़ने के बाद उसने जल्द से जल्द कंकाल कर्णधार से संपर्क करना शुरू कर दिया। मालिक, मैं एक महल के खंडहर के सामने हूं, जल्दी से यहां आएं। आत्मा को मारने वाली मुहर के कारण विवान ने आसानी से कंकाल कर्णधार से संपर्क किया। कुछ दिनों के बाद कंकाल कर्णधार के निर्देशानुसार विवान अंततः एक महल के खंडहर के सामने पहुंच गया। गुरुजी! कंकाल कर्णधार तुरंत ऊपर आया और सम्मानपूर्वक बोला। तभी उसने एक तरफ ज्योत्सना, मान्या और चारू को देखा और अचानक उसके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान आ गई और उसने चुपके से विवान को अंगूठा दिखाया। विवान अवाक रह गया और उसने कुछ न देखने का नाटक किया। नव्या के बारे में क्या? विवान ने गहरी आवाज में कहा। मैदान पर इन लोगों के अलावा माया महल की नव्या को भी वज्र सम्राट को मारने के उसके कर्मों के बारे में पता है। इस मामले को प्रचारित नहीं किया जाना चाहिए। भले ही विवान को डर न हो, एक बार यह बात फैल जाने पर इसका मान्या और उत्तरी स्वर्ग के लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। गुरुजी, आप निश्चिंत रह सकते हैं कि नव्या की स्मृति इस कमरे से मिटा दी गई है। उसे पिछली घटनाएं कभी याद नहीं रहेंगी। इस अवधि के दौरान वह यहां अभ्यास कर रही है, लेकिन कुछ समय पहले उसे कुछ जानकारी मिली और उसने महल के मुख्य मार्ग में प्रवेश किया। कंकाल कर्णधार शरीर और आत्मा में अच्छा था। कुछ यादों को मिटाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। विवान ने सिर हिलाया और कहा, तो यह संभव है कि माया महल के लोग इसमें हों? यह होना चाहिए, कंकाल कर्णधार ने कहा, और इन दिनों मेरे अधीनस्थों ने बहुत से लोगों को इस खंडहर में प्रवेश करते देखा है। ओ! विवान ने भौहें चढ़ाईं। उसने ध्यान से याद किया कि शुरुआत में बुलाने का अकथनीय अर्थ इसी जगह की गहराई से आया था। महल के अवशेषों में क्या है? तो चलो अंदर चलते हैं, विवान ने चारू से कहा। प्रमुख ताकतों में केवल न्याय प्रवर्तन केंद्र ही गुप्त रूप से रहस्यमय लोगों के एक समूह को अंदर लाया है। इसके अलावा ये रहस्यमय लोग
न्याय प्रवर्तन केंद्र की उत्पत्ति के बारे में भी नहीं जानते हैं और हर एक ने एक मुखौटा पहना हुआ है जिसका दिखावा करना आसान है। यह सिर्फ इतना है कि विवान ने ऐसा कहा, लेकिन ज्योत्सना एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। विवान ने ऐसा क्यों कहा? क्या उसके बारे में कुछ अजीब है? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मूल रूप से यहां के मजबूत लोग बाहरी दुनिया में मिले हैं। एक दूसरे को न देखना असंभव है। ज्योत्सना देर से आई थी। स्वाभाविक रूप से वह नहीं जानती थी कि कंकाल कर्णधार प्रमुख बलों में से कोई सम्राट अक्षत नहीं था और उसकी पहचान जांच का सामना नहीं कर सकती थी। हालांकि उसने विवान पर बहुत भरोसा किया और अपना सिर हिला दिया। यह छोटी सी बात उसके लिए मायने नहीं रखती थी। हालांकि चारू जानती थी कि कंकाल कर्णधार औषधि मंडप से नहीं था, न ही वह न्याय प्रवर्तन केंद्र में आने वाला आखिरी व्यक्ति था। उसकी उत्पत्ति बहुत अजीब थी, लेकिन अगर उसने उसे बचाया होता तो वह ज्यादा कुछ नहीं कहता। लोगों का एक समूह अंदर जाने के लिए तैयार हो ही रहा था। अचानक फुफकार फुफकार। खंडहर के प्रवेश द्वार पर लोगों का एक समूह गिर पड़ा। एक दूसरे को देखकर विवान को लगा कि दुनिया कितनी छोटी है। हालांकि आगंतुक वोयिन संप्रदाय के वही सम्राट अक्षत थे जिनसे पहले भी मुलाकात हो चुकी थी। इसके अलावा कुछ और लोग भी थे जो स्पष्ट रूप से किसी अन्य शक्ति से आए थे और उनमें से प्रत्येक में असाधारण गति थी। उनमें से शीर्ष 3 दिवंगत सम्राट अक्षत थे। वे संयमी और राजसी थे। यह आप हैं। जब उन्होंने विवान और उसके समूह को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। आप ठीक हैं? विवान हंसा और अपना हाथ ऊपर उठाया। आप अभी भी जीवित हैं। वोयिन संप्रदाय के पुरुषों में से एक सम्राट ने अचानक कहा और कहा कि उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल भी बनावटी नहीं थी। यह स्पष्ट रूप से एक झटका था कि विवान अभी भी जीवित था। सबसे पहले उन्होंने विवान को आर्य साम्राज्य के सम्राट तेजस्वी द्वारा पीछा करते हुए देखा था और सम्राट तेजस्वी आर्य साम्राज्य का एक पुराना ब्रांड था। उनकी उम्मीद में विवान को मर जाना चाहिए था। विवान ने मुस्कुराते हुए कहा, कितने लोग विवान को मरते हुए देखना चाहेंगे? नहीं। वोयिन संप्रदाय के शिष्यों ने जल्दी से अपने हाथ हिलाए। औषधि मंडप से विवान? इस समय वोयिन संप्रदाय के कई पुरुषों के सामने खड़े एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अचानक एक वाक्य कहा और विवान को संदेह से देखा। विवान अंबरपुर की सीमा से बाहर था, जो थोड़ा दिखावा था। स्वाभाविक रूप से उसने कुछ सुना था, लेकिन वह जिस चीज को लेकर अधिक चिंतित था वह थी वह खबर जो कई सहयोगियों ने उसे बताई थी। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन फुसफुसाया, यह वही है जो आपने पहले कहा था और जिसे बहुत सारे रंगीन आत्मा फल मिले हैं। वोयिन संप्रदाय के एक सम्राट अक्षत ने अपनी बात समझाने से खुद को रोक नहीं पाया। दिवंगत सम्राट अक्षत, जिन्हें सम्राट अनंत के नाम से जाना जाता था, की आंखें चमक उठीं। स्वाभाविक रूप से उन्होंने इस प्रसिद्ध सम्राट के बारे में और यहां तक कि उनकी ताकत के बारे में भी सुना था। हालांकि वे कभी आपस में नहीं लड़े थे और यह नहीं जानते थे कि कौन ताकतवर है और कौन कमजोर। प्राचीन सम्राट तेजस्वी, जो लंबे समय से आर्य साम्राज्य में प्रसिद्ध थे, कोई साधारण सेनापति नहीं थे। हालांकि विवान दूसरे पक्ष के पीछा करने से बच गया और वोयिन संप्रदाय में कई अन्य लोगों से सुना कि विवान उस समय शुरुआती सम्राट अक्षत के शिखर पर थे, इसलिए वह तुरंत उन्हें नीचा दिखाने से खुद को रोक नहीं पाए। हाँ, यह सच है कि नायक युवाओं से ही बनते हैं। मैं सम्राट अनंत हूं, वोयिन संप्रदाय का मुखिया। आप बहुत बूढ़े हो गए हैं। आप अपने जीवन के मध्य में ही मार्शल आर्ट सम्राट के शिखर पर पहुंच चुके हैं। ऐसा लगता है कि आपने इस यात्रा से बहुत कुछ हासिल किया है, सम्राट अनंत ने मुस्कुराते हुए कहा। विवान ने दूसरे पक्ष का रवैया अच्छा देखा और तुरंत मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया। सम्राट अनंत, बड़ी पीढ़ी की प्रशंसा की गई है। अच्छा, जवानी से किस तरह का नायक निकलता है, और वह अकेला नहीं है जो मध्यकाल में सम्राट के अहंकार को तोड़ता है। यह कुछ भी नहीं है। एक ठंडी गुनगुनाहट गूंजी, लेकिन साथ में एक प्रतिभाशाली योद्धा का चेहरा नाराजगी से भर गया और उसने घमंड से कहा। विवान ने उसकी ओर देखा, लेकिन देखा कि इस व्यक्ति की आंखें मान्या, ज्योत्सना और चारू के चेहरों को घूर रही थीं। अचानक वह समझ गया कि वह एक आपदा से मारा गया था।
मान्या और अन्य सभी उत्कृष्ट लोग थीं, लेकिन वे केवल अगले 4 क्षेत्रों की शिष्य थीं। जब इन तथाकथित प्रतिभाशाली योद्धाओं ने देखा कि वे वास्तव में विवान के साथ अभिनय कर रही थीं, तो वे बहुत ईर्ष्यालु और बहुत दुखी हुए। न केवल वह, बल्कि मैदान पर बाकी प्रतिभाशाली योद्धा और सम्राट अक्षत भी अद्भुत रंग दिखा रहे थे। वे ईर्ष्या करते थे कि वे मान्या के साथ अभिनय कर सकते हैं, लेकिन उनके शरीर पर शत्रुता अधिक स्पष्ट थी। हाँ, यह औषधि मंडप से युवा योद्धा विवान होना चाहिए। मैं आचार्य विहान हूं, हमारे सम्राट के प्राचीन नुस्खे संप्रदाय का बुजुर्ग। दिवंगत सम्राट अक्षत में से एक ने सम्राट अनंत और विवान की आंखों को देखा और तुरंत मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में सार भरी चमक थी। ऐसा लगता है कि युवान राजवंश में सम्राट की वापसी के बुजुर्ग यशपाल ने उनमें से कई को कभी नहीं देखा है। एक अन्य दिवंगत सम्राट अक्षत भी हंसते हैं, लेकिन उनकी आंखें बहुत गहरी हैं। विवान और चारू एक दूसरे को जानते हैं। एक खतरनाक प्रतिभा है और दूसरा माया संप्रदाय का संत है। हालांकि उसने 2 अन्य खूबसूरत महिलाओं को कभी नहीं देखा है, और वह काले रंग के कई लोग हैं जिनकी सांस बहुत ठंडी है, जिससे उसे थोड़ा डर और जिज्ञासा महसूस होती है। ज्योत्सना ने उन कई लोगों को देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा, पर विवान से कहा, विवान चलो अंदर चलते हैं। विवान ने सिर हिलाया, अपना हाथ बढ़ाया और कहा, अलविदा। वह इन लोगों से कोई लेना देना नहीं रखना चाहता था। 1 मिनट रुको, आपका मिलना भाग्य है। नाम की उत्पत्ति का उल्लेख न करना क्या बहुत ज्यादा है। प्राचीन धर्म के आचार्य विहान एक पलक झपकते ही विवान और उसके सामने मौजूद अन्य लोगों के पास आ गए। ज्योत्सना ने उनके सवालों को अनसुना कर दिया और उन पर ध्यान नहीं दिया। आपका क्या मतलब है सर? क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? ज्योत्सना ने ठंडी सांस ली। बाहरी लोगों के सामने उसने तुरंत अपना अभिमान वापस पा लिया। बिल्कुल नहीं, मैं आप में से कुछ की उत्पत्ति जानना चाहता हूं। मैं उनमें से कुछ से पहले कभी अंबरपुर की सीमा के बाहर नहीं मिला हूं। अब उनकी उत्पत्ति पर संदेह करने की कोई बात नहीं है। हालांकि ज्योत्सना दिखने में सुंदर थी, वह मध्यावधि काल के चरम पर केवल मार्शल आर्ट की सम्राट थी। उसके सामने इतना अहंकारी होने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? इससे आचार्य विहान को मन ही मन गुस्सा आया। तुम कौन होते हो मुझ पर शक करने वाले? चले जाओ तुम। आचार्य विहान गुस्से से भर गया और उसका शरीर अचानक कांप उठा। ज्योत्सना ने उसे जरा भी मुंह नहीं दिखाया। लेकिन मुंह खोलने से पहले ही एक ठंडी सांस ने उसे घेर लिया। जब उसने अपना सिर घुमाया तो वह काले कपड़े वाला आदमी कंकाल कर्णधार था, जो उसे ठंडी निगाहों से घूर रहा था। साथ ही उसकी आंखों में हत्या का एक भयंकर भाव भर गया। ऐसा लग रहा था कि अगर उसने फिर से हिलने की हिम्मत की तो उसे एक बड़ा कदम उठाना होगा। भाई अनंत और भाई यशपाल, क्या तुम बस देखते रहोगे? आचार्य विहान के दिल में ठंडक महसूस हुई और उसने जल्दी से कहा। किसी तरह काले कपड़े वाले आदमी की आंखों के नीचे उसे लगा कि कोई जानवर उसे देख रहा है। ऐसा लग रहा था कि इस पल वह शिकार बन गया है और दूसरा पक्ष उसे जिंदा निगल जाएगा। गलतफहमी, यह सब गलतफहमी है। सम्राट अनंत जल्दी से आगे बढ़े और मुस्कुराते हुए बोले। उनका रवैया बहुत ईमानदार था। साथ ही उन्होंने आचार्य विहान से कहा, भाई विहान, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। जब तुम्हारे कुछ दोस्त बात नहीं करना चाहते तो तुम आक्रामक क्यों हो? मैं आचार्य विहान बहुत गुस्से में था। सम्राट अनंत को क्या हो गया? पहले तो वह विवान के साथ भाईचारा रखता था, अब एक औरत की खातिर ऐसी बात कहना बहुत ज्यादा है। वह बस अपना मुंह खोलना चाहता था, लेकिन सम्राट अनंत को मुस्कुराते हुए देखा और ज्योत्सना से कहा, यह लड़की, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप कानून प्रवर्तन केंद्र से होनी चाहिए। कानून प्रवर्तन केंद्र हमारे सैन्य क्षेत्र की कानून प्रवर्तन एजेंसी होने के योग्य है। उनमें से प्रतिभा उत्कृष्ट है और मैं व्यवसाय इसकी प्रशंसा करता हूं। वो इन संप्रदाय की तुलना में यह बहुत अधिक शक्तिशाली है। आचार्य विहान और सम्राट यशपाल हैरान हैं। क्या दूसरा पक्ष कानून प्रवर्तन केंद्र से है? लेकिन उन दोनों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, जो सच होने की बहुत संभावना है। उस समय हालांकि अंबरपुर चौक में सभी शक्तिशाली और प्रतिभाशाली योद्धा सेनाएं एकत्रित थीं। 2 सेनाएं अवश्य ही आनी थीं,
लेकिन वे उस समय नहीं आईं। वे माया महल और कानून प्रवर्तन केंद्र थे। सम्राट अनंत, आपका स्वागत है। मैं ज्योत्सना हूं, जयंत परिवार की, और मेरे कानून प्रवर्तन केंद्र में एक पद है। सम्राट अनंत विनम्र थे, लेकिन ज्योत्सना का स्वभाव अच्छा नहीं था। वह बहुत घमंडी थी। बस सिर हिलाते हुए बोली, हिस्सा। यह वास्तव में कानून प्रवर्तन केंद्र था। आचार्य विहान और सम्राट यशपाल के रूप में उनके चेहरे बेतहाशा बदल गए। यह उनके लिए बहुत बुरा था। वे बस उनमें से कुछ के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वे कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ परेशानी में पड़ गए। और उनमें से एक जयंत परिवार की शिष्या थी। जयंत परिवार मार्शल क्षेत्र में एक साधु परिवार है। हालांकि यह मार्शल क्षेत्र में शायद ही कभी दिखाई देता है, यह निश्चित रूप से मार्शल क्षेत्र की शीर्ष शक्तियों में से एक है, जिसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। ये तो कानून प्रवर्तन केंद्र के सदस्य निकले। हमने ऐसा करने की आजादी ली। अशिष्ट, अशिष्ट। आचार्य विहान और सम्राट यशपाल ने जल्दी से कहा कि उनका रवैया तुरंत काफी नरम पड़ गया। दूसरे मार्शल आर्ट गुरुओं ने अपनी सेना के वरिष्ठों की सलाह को समझ लिया और स्वाभाविक रूप से उन्होंने गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं की। क्या आपको भी बताया गया है कि आप महल के खंडहरों में जाना चाहते हैं? मैं आपसे सुनने का इंतजार कर रहा हूं। साथ में अंदर जाने के बारे में क्या ख्याल है? सम्राट अनंत ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई संदेश मिला? विवान दंग रह गया। क्या नहीं, हमें यह बताने के लिए बुलाया गया था कि यहां एक महल है। हालांकि यह बहुत खतरनाक है। हम साथ जाकर इसकी देखभाल कर सकते हैं। लेकिन क्या यहां बुलाना असंभव नहीं है? यह सच है कि हम लोगों को बुला नहीं सकते, लेकिन वास्तव में प्रमुख सेनाओं के बीच संचार के कुछ माध्यम हैं। सम्राट अनंत हंसा। विवान ने अचानक सोचा, सचमुच माया महल में 7 नुकीली चीजें और उत्तम गेंदें हैं, और वेन संप्रदाय में विशेष संचार तकनीकें भी हैं जो अन्य सेनाओं के पास नहीं हो सकती। बात बस इतनी है कि अंबरपुर में सूचना प्रसारित करना इतना सुविधाजनक नहीं था। हालांकि प्रमुख सेनाओं के पास कुछ सामग्री को सरलता से प्रसारित करने के अपने तरीके हो सकते हैं। शुरू में विवान इन लोगों के समूह के साथ अंदर नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब उसका मन बदल गया। पिछले 1 साल से वह बंद दरवाजे में कड़ी मेहनत कर रहा है। अगर माया महल और अन्य लोगों का कोई उद्देश्य है, तो वे निश्चित रूप से महल के खंडहरों में जल्दी प्रवेश करेंगे। अगर सम्राट अनंत और अन्य लोगों को वास्तव में खबर मिल जाती है और वे एक साथ अंदर जाते हैं, तो यह एक अच्छा तरीका हो सकता है। विवान कंकाल कर्णधार की ओर देखने के लिए मुड़ा। कंकाल कर्णधार विवान का आशय समझ गया और ठंडे स्वर में बोला, इस मामले में चलो एक साथ अंदर चलते हैं। इस समय लोगों का एक समूह महल के खंडहरों में प्रवेश कर चुका है। वाह! उसके चेहरे पर एक गहरी सांस आई और लोगों के दिलों में हल्का सा अवसाद महसूस हुआ। शरीर में असली शक्ति का संचार भी कुछ अस्पष्ट था। लोग लापरवाही न बरतें। प्रवेश करते ही उन्होंने शरीर की सुरक्षा के लिए प्राण शक्ति का प्रदर्शन किया। हमारे सामने का दृश्य एक नम और ठंडा मार्ग है। मुझे नहीं पता कि इसे कब से छोड़ दिया गया है। यह सादा और बंजर है, बहुत पुराना और सड़ी हुई गंध से भरा है। कंकाल कर्णधार का सिर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, मानो उसे कुछ मिल गया हो। क्या बात है? विवान की आवाज आई। गुरु, यह महल मेरे दानव वंश की एक प्राचीन इमारत लगती है, कंकाल कर्णधार ने गहरी आवाज में कहा। प्राचीन काल? हां, हमने बहुत लंबा इतिहास और वर्षों का अनुभव किया है। यहाँ की स्थापत्य शैली वास्तव में हमारे दानव वंश की स्थापत्य शैली है, लेकिन यह प्राचीन काल की शैली है। बहुत संभव है कि यह प्राचीन काल में हमारे दुष्ट वंश का अवशेष हो। राक्षसों के प्राचीन अवशेष? वे लोग और काले कपड़े पहने लोग क्या करना चाहते हैं? विवान ने भौहें चढ़ाईं। मार्ग गहरा और सरल है, लेकिन यह स्पष्ट है कि जमीन पर कई ताजा निशान हैं। जाहिर है पहले भी कई लोग इसमें प्रवेश कर चुके हैं। यह कुछ शक्तिशाली ताकतों का होना चाहिए। विवान स्पष्ट रूप से जानता था, इस निशान को देखते हुए लोगों की संख्या निश्चित रूप से कम नहीं है। खबर फैलने के साथ मुझे नहीं पता कि कितने लोग खंडहर में प्रवेश कर चुके हैं। वह नीचे बैठ गया और अपने आसपास के निशानों को ध्यान से देखने लगा। तुम क्या देख रहे हो?
तुम्हें नहीं लगता कि ये निशान कुछ बता सकते हैं? एक प्रतिभाशाली योद्धा ने उपहास किया। ज्योत्सना का दर्जा कुलीन है, लेकिन विवान अभी भी उसे स्वीकार करने में सक्षम है। विवान एक दूसरे पर ध्यान देने में आलसी था। इसे लंबे समय तक देखता रहा, फिर खड़ा हो गया। उसकी आंखें चमक रही थीं। निशानों को देखते हुए बहुत सारे शक्तिशाली लोग हैं जो खंडहर में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसा लगता है कि अंबरपुर में प्रवेश करने वाले कम से कम आधे ताकतवर लोग इन खंडहरों में प्रवेश कर चुके हैं, या उससे भी ज्यादा। काले कपड़ों वाले उन लोगों का क्या उद्देश्य है? विवान उदासीन था। अगर कोई राज ना होता तो विवान को यकीन नहीं होता कि इतने सारे लोग इस महल में आएंगे। और तो और काले कपड़ों वाले लोगों का वह समूह अंबरपुर के आकलन के बाद से ही कुछ न कुछ योजना बना रहा था। अब लगता है कि इस महल से उनका कुछ लेना देना है। क्या दूसरे पक्ष का मकसद सभी प्रमुख ताकतों के लोगों को आकर्षित करके उन्हें मारना है? ऐसा ही एक विचार विवान के मन में आया। बेशक यह भी संभव है, लेकिन किसी कारण से विवान को स्पष्ट रूप से लगता था कि दूसरे पक्ष का अंतिम लक्ष्य केवल यही नहीं होना चाहिए। चलो चलें। लोगों का एक समूह गहरे रास्ते की ओर चला और पल भर में वे एक हॉल में पहुंच गए। पूरा हॉल बहुत ही भव्य और गहरा था, जिसमें विशाल पत्थर के खंभे थे जो पत्थर के खंभों का एक समूह बनाते थे। ये पत्थर के खंभे सभी काले थे और उन पर जटिल काली रेखाएं उकेरी गई थीं, जो लोगों को एक नजर में बहुत दुष्ट और क्रूर महसूस कराती थीं। मुझे नहीं पता कि यह यहां कब से वीरान पड़ा है। पत्थर के खंभों पर काले पदार्थ की एक परत छड़ी हुई थी, जिससे सड़ांध आ रही थी। सम्राट अक्षत के शक्तिशाली योद्धा भी यहां असहज महसूस कर रहे थे। यहां खजाने हैं, आचार्य विहान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। हमें खबर मिली है कि यहां स्वर्ग के विरुद्ध कई खजाने हैं और हम एक के बाद एक आ रहे हैं, लेकिन अब यह जीर्ण शीर्ण और जर्जर रूप खजाने जैसा नहीं लग रहा है। कंकाल कर्णधार की नजरें ठंडी थीं। वे सभी पत्थर के खंभों के पास आए और अपने सामने पत्थर के खंभों के जंगल को देखा। वे एक नजर में किनारे को नहीं देख पा रहे थे और उन्हें नहीं पता था कि वहां कितने खतरे छिपे हैं। सभी का मन भारी अकथनीय अवसाद से भरा हुआ था। क्या देख रहे हो, कंकाल कर्णधार? विवान ने पूछा। गुरु, यह प्राचीन काल में हमारे दानव कुल का कुलदेवता समूह होना चाहिए। कुलदेवता समूह? हाँ, कंकाल कर्णधार ने कहा। कुलदेवता समूह विभिन्न राक्षसों की प्रतिभाओं को पहचानने के लिए एक प्रकार का समूह है। यह विभिन्न राक्षसों के योद्धाओं की क्षमता को सक्रिय कर सकता है। हालांकि यह बहुत खतरनाक भी है। अगर दिल मजबूत नहीं है तो वह इसमें मर जाएगा। यह विभिन्न राक्षसों की प्रतिभाओं को चुनने के लिए एक प्राचीन व्यवस्था से संबंधित है। कुलदेवता व्यूह। विवान को आश्चर्य हुआ कि उसने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं देखी थी। जैसी कि उम्मीद थी, विभिन्न सभ्यताओं में बहुत अंतर था और विकास पथ भी अलग अलग थे। यह कुलदेवता व्यूह कितना शक्तिशाली है? विवान ने फिर पूछा। कंकाल कर्णधार के मुखिया ने कहा, कुलदेवता व्यूह जो हमारे कुल की प्रतिभा की पहचान कर सकता है, स्वाभाविक रूप से बहुत भयानक है। एक पूर्ण कुलदेवता व्यूह के लिए आपको मेरे जैसे स्तर पर भी बहुत सावधान रहना चाहिए। अब यह कुलदेवता व्यूह क्षतिग्रस्त प्रतीत होता है और मुझे नहीं पता कि यह चल भी पाएगा या नहीं। अगर चल भी पाता है तो इसकी शक्ति बहुत भयानक होगी। विवान विस्मय में था। कंकाल कर्णधार को भी सावधान रहना चाहिए। हालांकि वह नहीं जानता था कि कंकाल कर्णधार कभी कितना भयानक था। वह यह भी जानता था कि वह निश्चित रूप से शीर्ष सम्राट अक्षत से कमतर नहीं था। क्या प्रवेश करते समय उनके पास जीने का कोई रास्ता नहीं था? क्या आपके पास इसे तोड़ने का कोई तरीका है? विवान ने पूछा। कंकाल कर्णधार के नेता ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, गुरुजी, मेरा अधीनस्थ एक अलग दानव कुल का योद्धा मात्र है। यह कुलदेवता समूह हमारे परिवार की विरासत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है। मेरे अधीनस्थों ने इसके बारे में केवल सुना है। इसे कैसे तोड़ा जाए यह मुझे बिल्कुल नहीं पता। इसके अलावा मेरे सामने का कुलदेवता समूह हमारे विभिन्न राक्षसों का प्राचीन कुलदेवता समूह होना चाहिए। यदि उसी युग के पुजारी भी यहां आए तो भी वे इसे तोड़ नहीं पाएंगे। लेकिन गुरुजी को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है।
चूंकि इन लोगों को बुलाया गया है, इसीलिए स्वाभाविक रूप से यह दर्शाता है कि कोई कुलदेवता समूह से होकर गुजरा है। हो सकता है कि इसे तोड़ने का कोई तरीका हो। कंकाल कर्णधार ने अचानक कहा। विवान स्तब्ध रह गया, लेकिन अचानक उसने अपना सिर घुमाया और सम्राट अनंत और अन्य लोगों की ओर देखा। दरअसल चूंकि सम्राट अनंत को एक संदेश मिला था, तो किसी ने उसे महल के खंडहरों की गहराई से फैलाया होगा और यह कुलदेवता व्यूह खंडहर के प्रवेश द्वार पर ही स्थित था। क्या कोई समाधान नहीं हो सकता था? यहां तक कि यह कुलदेवता व्यूह पूरी तरह से नष्ट हो गया होगा और कोई खतरा नहीं है। अन्यथा वे लोग पहले कैसे गुजर गए? यह सोचकर विवान पूछने ही वाला था कि उसने देखा कि भीड़ में एक युवा सम्राट अक्षत सीधे आगे बढ़ा और एक स्तंभ को छू लिया। यह क्या है? क्या यह प्राचीन काल का कोई अवशेष है? उसने मुस्कुराते हुए कहा। सावधान! यह देखकर सम्राट अनंत ने तुरंत आश्चर्य से चीख मारी और उसकी आंखों में डर के भाव दिखाई दिए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसका आश्चर्य अभी कम नहीं हुआ था। उस सम्राट अक्षत का हाथ पत्थर के खंभे को छू गया। अचानक पत्थर के खंभे में एक भयानक दबाव पैदा हुआ जो उस सम्राट अक्षत के शरीर को झकझोर गया। फूफ! सम्राट अक्षत के चेहरे पर मुस्कान स्थिर थी। उसकी आंखें चौड़ी थीं और उसका मुंह खुला था। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं कह सका। पूरा आदमी काले पाउडर में तब्दील हो गया था और हॉल में बिखर गया था। वह चला गया। धक्का! धक्का! सभी लोग खौफ में थे। वे सभी पसीने से तरबतर होकर बाहर आए और डर के मारे पीछे हट गए। यह भयानक था। पत्थर का खंभा मृत और बेजान लग रहा था, बिना किसी ऊर्जा में उतार चढ़ाव के। लेकिन यह सिर्फ एक स्पर्श था। मार्शल आर्ट के एक सम्राट को तुरंत नष्ट कर दिया गया था, वह भी इतनी तेजी से कि लोग प्रतिक्रिया भी नहीं कर सके। यह दृश्य बहुत भयानक था। वे सभी महसूस कर सकते थे कि अगर उन्हें बदल दिया गया होता तो उनका भाग्य भी उसी सम्राट अक्षत के समान होता और वे बिना किसी प्रतिरोध के तुरंत नष्ट हो जाते। क्या यह सम्राट अक्षत का हमला है? सम्राट अनंत, क्या आपने नहीं कहा था कि खंडहर में कोई खतरा नहीं था? मेरे शिष्य जो युआन राजवंश से लौटे थे, वे यहां क्यों मर गए? सम्राट यशपाल ने गुस्से से सम्राट अनंत को देखा और तुरंत ठंडे स्वर में कहा। सम्राट अनंत ने आह भरी। ठीक है भाई यशपाल, पत्थर के खंभों का यह समूह वास्तव में खतरनाक नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि आपके युआन राजवंश के शिष्य बहुत लापरवाह थे। मेरे मुंह खोलने से पहले ही उन्होंने जल्दबाजी में काम कर दिया था। सम्राट अनंत के चेहरे पर पश्चाताप का भाव था। गुरु सम्राट अनंत, क्या आपके पास इन पत्थर के खंभों को पार करने का कोई रास्ता है? विवान ने तुरंत पूछा। बिल्कुल, सम्राट अनंत ने सिर हिलाया। मैं वुइन संप्रदाय का बुजुर्ग यहां सबसे पहले आया हूं। संदेश की सामग्री में यहां से निकलने का एक रास्ता है, लेकिन बोलने से पहले मैं इसे भूल गया। अधिक कहना बेकार है। शुरुआत में आपको मेरे पीछे आना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। अपने भाषण के अंत में सम्राट अनंत ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और वह पत्थर के खंभों में कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। याद रखना, चलते समय मेरा पूरा पीछा करना, और दूसरी बात, किसी भी पत्थर के खंभे को मत छुओ। सम्राट अनंत ने फिर ठंडे स्वर में कहा। जब उन्होंने सिर हिलाया तो उन्होंने देखा कि सम्राट अनंत पत्थर के खंभों में घुस गया था और वास्तव में कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। पहले युआन राजवंश के शिष्य की मृत्यु के बारे में सोचकर ही लोग थोड़े घबरा गए थे। तुम लोग मेरे साथ चलते रहो, विवान ने मान्या से एक शब्द कहा और पत्थर के स्तंभों की कतार में कदम रखने में सबसे आगे हो गया। निश्चित रूप से अंदर जाने के बाद एक हल्की सांस ने उसे घेर लिया, लेकिन उसने खतरे का कोई एहसास नहीं होने दिया। विवान और उसके कई लोगों को अंदर जाते देखकर सम्राट यशपाल और आचार्य विहान एक दूसरे को देखते हैं। वे भी अपने शिष्यों को लेकर एक के बाद एक पत्थर के खंभों के समूह में प्रवेश करते हैं। लोग पत्थर के स्तंभों की श्रृंखला से धीरे धीरे गुजर रहे हैं। पत्थर के स्तंभों के समूह का पता नहीं था कि यह कितना विस्तृत है। अगर सम्राट अनंत आगे रास्ता न दिखाते तो उन्हें शक था कि वे पत्थर के स्तंभों के समूह में खो जाएंगे और बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे। आपको यह जानना चाहिए
कि किसी भी व्यूह रचना के एक व्यूह रचना होने का कारण यह है कि उसमें बहुत बड़ी खामियां नहीं होंगी। उदाहरण के लिए, जो आकाश सबसे सुरक्षित लगता है वह सबसे खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए कोई भी आकाश से उठकर जमीन पर सावधानी से नहीं चलता और पत्थर के स्तंभ से एक निश्चित दूरी बनाए रखता है। क्या सम्राट अनंत के लिए यह जानकारी बहुत ज्यादा विस्तृत है? पत्थर के स्तंभों का यह समूह बहुत विशाल है। अजीबो गरीब राक्षसों की इस धरती पर कोई भी संदेश पहुंचाना बहुत मुश्किल है। क्या वो इन संप्रदाय से आए बलवान व्यक्ति ने उन्हें पत्थर के स्तंभों की पूरी संरचना के बारे में बताया था? आधे घंटे तक चलने के बाद विवान को कुछ संदेह हुआ। दरअसल पत्थर के स्तंभों का यह समूह बहुत विशाल है। इतने लंबे समय तक लोग कम से कम हजारों पत्थर के स्तंभों के पास से गुजरे। अगर सम्राट अनंत पहली बार आए थे तो उन्हें यह सब इतनी स्पष्टता से कैसे याद था, और इतना पक्का भी? अगर वह पहले यहां नहीं आए हैं, या यूं कहें कि वो इन संप्रदाय के गुरु द्वारा उन्हें भेजा गया संदेश सुरक्षित मार्ग का नहीं बल्कि चलने का एक तरीका है। विवान ने अपने आसपास के माहौल को ध्यान से देखा। देखिए, इनमें से कई काले खंभे टूट गए हैं या ढह गए हैं। क्षतिग्रस्त खंभों के साथ चलने से व्यूह रचना सक्रिय नहीं होगी। इसके अलावा यह सुनिश्चित करना होगा कि आसपास के 10 मीटर के दायरे में कम से कम 3 टूटे हुए खंभे हों। काफी देर चलने के बाद विवान को आखिरकार कुछ दिखाई दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि सम्राट अनंत इतनी आजादी से चल पा रहे हैं। विवान मुस्कुराया, इसलिए नहीं कि उन्हें रास्ता याद है, बल्कि इसलिए कि उन्हें चलने का रास्ता मिल गया है। यह जानने के बाद विवान ने अपनी आंखों के पीछे देखा और पाया कि आचार्य विहान और सम्राट यशपाल भी अंधेरे में इधर उधर देख रहे हैं और उनकी आंखों की हल्की रोशनी चमक रही थी। ऐसा लग रहा था कि दोनों आदमी रूखे लग रहे थे, लेकिन वास्तव में वे बहुत सावधान थे। वे आंख मूंद कर अनुसरण नहीं कर रहे थे, वे भी पत्थर के स्तंभों में चलने के रास्ते खोज रहे थे। पत्थर के स्तंभों का समूह चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी एक सीमा होती है। लोग सम्राट अनंत का अनुसरण करते हुए 7 चक्कर और 8 चक्कर लगाते हैं। कभी कभी वे एक बड़ा चक्कर लगाते हैं और अंत में पत्थर के स्तंभों के पूरे समूह से गुजरते हुए एक मेहराब तक पहुंचते हैं, जो टूटा हुआ तो है लेकिन भव्य है। यह मेहराब बहुत विशाल है, जिसकी ऊंचाई सैकड़ों मीटर है। सम्राट अनंत ने स्पष्ट रूप से इसे समझा और समझाया। यही अवशेष का असली प्रवेश द्वार है। हालांकि मुझे जो जानकारी मिली उसमें कहा गया था कि इस मेहराब पर एक अजीबोगरीब निषेध है, जिसे प्रवेश करने से पहले तोड़ना होगा। तोड़ने के बाद हर बार जब आप स्थल में प्रवेश करते हैं तो प्रस्तुत मार्ग अलग होता है और यह स्थल के विभिन्न स्थानों में प्रवेश करेगा। और क्या, कुछ तनाव और उम्मीदें थीं। तनाव यह था कि अगर प्रवेश द्वार अलग है तो क्या कोई दुर्गम जोखिम नहीं है। उदाहरण के लिए, पहले के पत्थर के खंभे, अगर उनके पूर्वजों के अनुभव के बिना वे प्रवेश नहीं कर पाते। उम्मीद यह है कि कुछ लोग पिछले मार्ग से गुजरे होंगे, और अगर खजाने भी हैं तो वे छीन लिए गए होंगे। अगर वे किसी नए मार्ग में प्रवेश करते हैं तो उन्हें स्वाभाविक रूप से अन्य खजाने मिलेंगे। भाई अनंत, मुझे बताओ कि हम क्या करने जा रहे हैं। पत्थर के स्तंभ समूह के अनुभव के साथ अब सभी को सम्राट अनंत पर अधिक भरोसा था। कहा जाता है कि पत्थर के द्वार पर प्रतिबंध हर व्यक्ति की शक्ति के अनुसार अलग अलग परिणाम देगा। जब तक हमला खत्म हो जाता है, मेहराब स्वाभाविक रूप से खुल जाएगा। क्यों न हम प्रतिबंध तोड़ने के लिए हाथ मिलाए। इस बार चलो मैं पहले आता हूं, कैसा रहेगा? सम्राट अनंत ने कहा। स्वाभाविक रूप से किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। सम्राट अनंत आगे बढ़े और उनके शरीर में एक भयानक शक्ति फूट पड़ी और उन्होंने अचानक ताली बज उठी। धमाका! मेहराब पर अचानक एक झटका लगा। बल लगाने के बाद मेहराब पर काले निषेध चिन्ह दिखाई दिए और जल्द ही वे बुझ गए। अगला, सम्राट अनंत पीछे हटे और चेतावनी दी। सज्जनों, कृपया अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मेहराब मार्ग में खजाने की ताकत का आकलन हमारी शक्ति और शक्ति गुणों के अनुसार करेगा। हमें अपनी अनाड़ीपन नहीं छिपाना चाहिए। और क्या, लोग एक दूसरे को देखने लगे। आचार्य विहान और सम्राट यशपाल पहली बार आगे नहीं आए।
इस बार विवान ने भी जल्दबाजी नहीं की। अंत में उन्होंने वुइन संप्रदाय के एक सम्राट अक्षत को पहले ऐसा करते देखा। धमाका धमाका। लोगों के बार बार किए गए कार्यों से मेहराब पर कई निषिद्ध पैटर्न बन गए। प्रत्येक निषिद्ध पैटर्न एक जैसा नहीं था। इसके अलावा जितना जोरदार हमला होगा, पैटर्न उतना ही गहरा और पूर्ण होगा। यह सम्राट अनंत के कथन से बहुत मिलता जुलता था कि यह लोगों के शक्ति गुण और शक्ति को दर्ज करेगा। हालांकि पता नहीं क्यों विवान को हमेशा अपने दिल में एक हल्की सी बेचैनी महसूस होती थी। विवान, इस जगह की गंध इतनी अजीब है कि लोगों को बहुत असहज कर देती है। इसी समय अचानक मान्या ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, यह सचमुच थोड़ा असहज है। ज्योत्सना और चारू ने भी कहा। विवान हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि मान्या और बाकी सब भी ऐसा ही महसूस करेंगी। तीनों देवियों, यह जगह बहुत अजीब है और मुझे नहीं पता कि यह कब से सड़ रही है। यह जगह बहुत कीचड़ भरी और असहज है। यह सामान्य है। अगर आपको डर लग रहा है तो आप सम्राट के पास आ सकती हैं। मैं वादा करता हूं कि आप में से कई लोगों की रक्षा करूंगा, एक घमंडी सम्राट ने अचानक कहा, प्राकृतिक और असंयमित रूप से कार्य करते हुए। मान्या की तो बात ही छोड़िए। तीनों फूल जैसे सुंदर थीं, हर एक दिव्य प्राणी जैसी। उनका रुतबा ही उन्हें मोहित और दीवाना बनाने के लिए काफी था। स्वाभाविक रूप से वे हर जगह मौके तलाश रहे थे। दरअसल पहले भी कई लोगों ने तीनों को टोका था, लेकिन मान्या ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस बार भी नतीजा वही रहा। ये तीनों लोग अभी भी कानून प्रवर्तन विभाग से हैं। उनका विजन क्या है? वे निचले 4 क्षेत्रों के किसी दलित का अनुसरण करना पसंद करेंगी। मुझे नहीं पता कि हम प्रतिभा और हुनर के मामले में उससे कमतर हैं या नहीं। कई लोगों का दिल टूट गया। बेशक वे बस मन ही मन इसके बारे में सोचते हैं, लेकिन वे इसे अपने मुंह से कहने की हिम्मत नहीं करते। उन्हें एक सौम्य मुस्कान भी दिखानी होती है और अपनी छवि बनाए रखनी होती है। दूसरों को कैसे पता चले कि उनका क्या? विवान भी ध्यान देने में आलसी था। उसे परवाह थी या मान्या और तीनों ने कहा कि वे संतुष्ट हैं। मान्या बर्फ और हिम की आत्मा है, चारू स्वाभाविक रूप से सुंदर है और ज्योत्सना, जिसका शरीर भी चंद्रदेव का है, सभी प्राकृतिक संरचना से संबंधित हैं और वे उसकी तरह ही असहज महसूस करते हैं जो समस्या की व्याख्या कर सकता है। बाद में जब आप कोई कदम उठाएं तो थोड़ी ताकत बनाए रखना याद रखें। विवान ने खुद को चेतावनी दी। मान्या ने सिर हिलाया। जल्द ही उनकी बारी आ गई। धमाका। मान्या तलवार काटने वाली पहली शख्स थीं। तलवार की रोशनी तेजी से ऊपर उठी, जिससे मेहराब पर एक अस्पष्ट पैटर्न बन गया। हिस्सा। लोगों ने ठंडी हवा का झोंका लिया और सिर्फ एक तलवार ली, लेकिन जो उतार चढ़ाव बना वह सम्राट अनंत जैसे 3 बांध के सम्राट अक्षत के बाद दूसरे स्थान पर था, जिसने अन्य सम्राट अक्षत को हीन महसूस कराया। फिर ज्योत्सना। उसकी लहर भी मान्या के लगभग बराबर थी। चारू भी ऐसी ही थी। फिर विवान। धमाका। युद्ध के बीच में उनमें से ज्यादातर दूसरों की तुलना में कमजोर थे। छोटा सा सफेद चेहरा। लोगों ने सिर्फ यह देखा कि विवान का उतार चढ़ाव ज्योत्सना और बाकी लोगों से कमजोर था और उन्हें पता ही नहीं चला कि किसने उपहास किया। विवान ने इसकी परवाह नहीं की और एक तरफ हट गया। आखिरकार कंकाल कर्णधार की बारी आई। पियो। उसने एक हाथ से ताली बजाई और गति इतनी तेज थी कि लोग देखते ही रह गए। धमाका। मेहराब में कंपन हुआ और एक ऐसा पैटर्न दिखाई दिया जो शांग वूजी के पैटर्न से एक बिंदु बड़ा था, जिससे लोग विस्मय में डूब गए। क्लिक। जब कंकाल कर्णधार का पैटर्न गायब हुआ तो मेहराब तुरंत खुल गया और एक रास्ता दिखाई दिया। यह सच है। वे आश्चर्यचकित हुए और शांग वूजी की ओर देखने लगे। पहले शांग वूजी ने कहा था कि मेहराब हर व्यक्ति के हमला करने के बाद स्वाभाविक रूप से खुल जाएगा। लोगों के मन में अभी भी कुछ संदेह थे। आखिरकार सामान्य निषेध को खोलने से पहले उसे बलपूर्वक खोलना पड़ता है। कौन जानता था कि यह सच निकलेगा? किन चेन ने भी शांग वूजी की ओर देखा। उसे कहना पड़ा कि वुइन संप्रदाय के स्वामी के पास महल के खंडहरों को इतनी स्पष्टता से समझने का कोई साधन था जो प्रभावशाली था। अगर उच्च स्तरीय तंत्र विशेषज्ञ या निषिद्ध विशेषज्ञ और व्यूह रचना के स्वामी न होते तो यह कभी संभव नहीं होता। अगर हम यहाँ केवल एक बार आए होते
तो हम कितनी सारी चीजों का विश्लेषण कर चुके होते। जाओ, अंदर जाओ। शांग वूजी लोगों का नेतृत्व करते हुए पत्थर के द्वार में घुस गए। उस क्षण जब सभी लोग अंदर गए, मेहराब फिर से गिर गया था और रोशनी बंद हो गई थी। बाहर से कोई फर्क नहीं दिख रहा था। बहुत संभव है कि इस जगह कोई खतरा हो, शांग वूजी ने कहा। इस बार उनके पास कोई अनुभव नहीं था और वे थोड़े घबराए हुए थे, जिससे मैदान का माहौल बेवजह तनावपूर्ण हो गया। इमारत में कुछ खंडहर हैं। अंदर क्या हो रहा है यह देखना मुश्किल है। किन चेन को अपनी आत्मशक्ति से एक दुष्ट आत्मा का साया महसूस हुआ और उसकी आत्मशक्ति ने एक सिहरन पैदा कर दी। उसके मन में भ्रम और बुरे विचारों ने जन्म लिया, जिनमें से कुछ श्राप जैसे थे। यह जगह अज्ञात है। किनचेन ने यू कियानक्स्यू और बाकी तीनों को आवाज भेजी ताकि वे हमेशा सतर्क रहें। गुरु, अभी अभी एक धुंधली परछाई गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, कंकाल कर्णधार के मुखिया ने भी कहा। परछाई? किनचेन चकित था, लेकिन वह आधे दिन तक इधर उधर देखता रहा, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। फिर भी वह लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कंकाल कर्णधार का नेता एक राक्षस है। यहां उसकी धारणा उससे कहीं अधिक तीव्र है, और तो और दूसरे पक्ष की आत्मशक्ति बहुत भयानक है। वह कई ऐसी चीजें देख सकता है जो दूसरे नहीं देख सकते। अगर तुम आ गए हो तो निश्चिंत हो जाओगे। जब वे अंधेरे महल में लोगों के एक समूह से मिलेंगे, तभी वे छिपे हुए स्थानों की खोज जारी रख पाएंगे। हालांकि किनचेन सतर्क था, वह उस तरह का व्यक्ति नहीं था जो बहुत अधिक चिंता करता हो। लोग चलने लायक रास्ते पर इधर उधर चलते हुए जल्द ही भवन परिसर के गहरे हिस्से में पहुंच जाते हैं, जो एक पैदल मार्ग था। गलियारे के दोनों ओर खंभों पर विशाल उभरी हुई मूर्तियां थीं, जो बहुत ही विचित्र थीं। ये अजीबोगरीब आकृतियों वाले कीड़े थे। ये बहुत ही जीवंत और जीवंत थे। आंखों का एक जोड़ा बिल्कुल रक्तवर्ण मणि जैसा था, जो पत्थर के स्तंभ से बिल्कुल अलग था। अच्छा, ये खटमल फिर से। एक सम्राट अक्षत ने ठंडी सांस ली और घृणा से कहा, जब से वे इंद्रधनुषी पुल के रास्ते इस महाद्वीप में आए हैं, उन्हें कई अजीबोगरीब कीड़ों का सामना करना पड़ा है। बहुत सारी मुसीबतें आई हैं और यहां तक कि कई योद्धाओं को भी खोया है। ऐसा लगता है कि इन कीड़ों और जानवरों को कुलदेवता के रूप में पूजा जाता है, और मुझे नहीं पता कि यह जगह वास्तव में कहां है। तेज भूमि महाद्वीप के प्राचीन काल में दुनिया पर रक्तवर्ण जानवरों और मनुष्यों का नहीं, बल्कि इन कीड़ों और जानवरों का कब्जा था। वेई शिंगगुआंग ने उपहास किया। बहुत से लोग नहीं जानते कि यह बुरी आत्माओं का देश है। उन्हें लगता है कि यह अंबरपुर में छिपी तेज भूमि का एक गुप्त स्थान है। गलियारा काफी लंबा था। अनजाने में लोग गलियारे के केंद्र में आ गए। क्लिक! एक सूक्ष्म ध्वनि निकली। कैसी आवाज? वेई शिंगगुआंग रुक जाता है। सावधान! पीछे चल रहे कुछ लोगों ने अपने सिर उठाए और वेई शिंगगुआंग को जानवर के कुलदेवता पर दाहिने पत्थर के खंभे पर देखा। वास्तव में उस कुलदेवता ने अपनी आंखें खोल दी थीं, जो लाल चमक रही थीं। धमाका! कीड़े और जानवरों का कुलदेवता पत्थर के खंभे से नीचे कूद गया और उसके अग्रभाग तेज ब्लेड की तरह थे, जो दोहरी तलवारों में बदल गए, और एक चाकू ने वेई शिंगगुआंग का सिर काट दिया। यह दृश्य इतनी तेजी से हुआ कि दोहरे चाकू वाला जानवर अंतरिक्ष की सीमा को तोड़ता हुआ वेई शिंगगुआंग के ऊपर प्रकट हुआ। वेई शिंगगुआंग कोई छोटी भूमिका नहीं था। कम से कम वह प्राचीन धर्म का शीर्ष नेता भी था। अंबरपुर में प्रवेश करने से पहले वह मार्शल आर्ट का दिवंगत सम्राट था। अब 2 साल बाद उसकी उपलब्धियां भयानक रही हैं। थोड़ी देर बाद वेई शिंगगुआंग का शरीर थोड़ा हिल गया, जिससे उस जगह पर एक सजीव अवशेष रह गया। दोहरे चाकू वाले कीट जानवर ने एक चाकू से काट डाला और बची हुई छवि 2 टुकड़ों में बट गई, तुरंत गायब हो गई। सम्राट के विचार को चुनौती देने की हिम्मत! वेई शिंगगुआंग गुस्से से चिल्लाया। उसने उसे एक उल्टे चाकू से काट दिया। एक क्लिक के साथ चाकू की रोशनी कीट जानवर पर पड़ी। अचानक अनगिनत पत्थर उछल पड़े। उसका आधा शरीर कट गया। जानवर सजीव था, लेकिन वह पत्थर से बनी कठपुतली जैसा था। जानवर चाकू से कट गया, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। शरीर हिलने डुलने से टूटने ही वाला था और उसने मारना जारी रखा। चलो चलें। शांग वूजी के पास समृद्ध अनुभव था। एक नजर में ही पता चल गया कि इस कीट पशु कठपुतली की शक्ति एक साधारण दिवंगत सम्राट अक्षत के बराबर है।
वेई शिंगगुआंग अपनी अद्भुत शक्ति के कारण निडर था। हालांकि गलियारे में कीट पशु कुल देवताओं की संख्या दर्जनों से ज्यादा, सैकड़ों तक पहुंचती है। सैकड़ों कीट पशु कठपुतलियों का सामना करते हुए उसके लोगों के समूह का जीवन आसान नहीं था। क्लिक क्लिक, शांग वूजी के शब्द पड़ते ही गलियारे में मौजूद सभी मूर्तियां एक एक करके जिंदा हो गईं। वे एक के बाद एक नीचे कूद पड़े। गलियारे में भीड़ लग गई और स्वर्ग जाने का कोई रास्ता नहीं था। धमाका! किन चेन ने अपनी तलवार से एक जानवर को काट डाला। उसके प्रतिद्वंद्वी के शरीर पर पत्थर की खाल बहुत सख्त थी। केवल तलवार का एक निशान फटा था। असली जानवर की तुलना में किन चेन ने ज्यादा हार नहीं मानी। और तो और ये पत्थर की कठपुतलियां दूसरे राक्षसों की दुष्ट आत्मा से भी नहीं डरती। कहने का तात्पर्य यह है कि कंकाल कर्णधार का लाभ यहां बिल्कुल भी नहीं उठाया जा सकता और कीड़ों मकोड़ों से निपटने में उनकी बढ़त आधी रह गई है। जाओ, कितने सारे हैं। पलक झपकते ही लोग सैकड़ों ज़ॉम्बी से घिर जाते हैं। यह कैसा दृश्य है। कोई भी डरा हुआ नहीं था। लोगों ने जानवरों मकोड़ों से लड़ने की जरा भी परवाह नहीं की और वे पूरे रास्ते भागते रहे। रास्ते में आने वाले जानवरों और कीड़ों को एक एक करके हटा दिया गया, जिससे सिर्फ एक व्यक्ति के लिए रास्ता खुल गया। मेरे पीछे आओ और इन्हें मार डालो। इन ज़ॉम्बी को सिर्फ गलियारे में ही चलना चाहिए। जब तक हम यहां से भागते हैं हम जीवित रह सकते हैं, शांग वूजी ने कहा और सामने चलते हुए मजबूत हाथों से रास्ता बनाया। बूम बूम! एक एक करके कीड़े और जानवर उसके द्वारा हिलाए गए और एक के बाद एक पीछे हट गए। हर कोई पूरी ताकत से लड़ रहा था। थोड़ी सी भी लापरवाही की हिम्मत नहीं थी। यह सैकड़ों कीड़े और जानवर थे। एक बार घिर जाने पर कोई नहीं बचा सकता था। वे केवल खुद को टुकड़ों में काटे जाने को देख सकते थे। वे कैसे न डरे। अतीत में कोई खतरा नहीं था, लेकिन अब यह पूरी जनता को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। धमाका! जीवित रहने के लिए हर कोई पागल था और अपनी सबसे मजबूत साधना दिखाते हुए एक एक करके अपनी ताकत को चरम पर दिखाया। इस समय सभी की शैली उजागर हुई। सम्राट अनंत के हमले के साधन सरल और सीधे थे, बहुत विशाल और भव्य नहीं, लेकिन बहुत प्रभावी। ठीक समय पर, बिना किसी ताकत या प्रयास को बर्बाद किए। ताड़ के उड़ने के बीच में कीट पशु कठपुतली का एक सिर एक के बाद एक हिलाया गया, जिसे संभालना बहुत आसान था। आचार्य विहान के पास भी समृद्ध अनुभव था और वह सम्राट अनंत के प्रभाव में नहीं आया। वह नहीं जानता था कि उसके हाथ में किस तरह की सामग्री थी। उसकी भारी तलवार में कोई धार नहीं थी। यह बहुत मोटी थी। यह एक धीमी, ठोस और तेज स्विंग की तरह दिखती थी। तलवार के दोनों ओर के जानवर और कीड़े एक के बाद एक कट जाते थे, जिससे उनके शरीर पर बड़े या छोटे चाकू के किनारे रह जाते थे और टूटे हुए पत्थर अव्यवस्थित रूप से उड़ते थे। सम्राट यशपाल महत्वहीन लगता था, लेकिन वास्तव में वह भी बहुत मजबूत था। उसका शरीर बहुत शक्तिशाली था। उसके पैर स्थिर थे और वह अपनी शक्ति का उपयोग युद्ध में करता था। मध्यावधि सम्राट अक्षत के शेष शिखरों की बात करें तो कुछ प्रतिभाशाली योद्धा भी थे। हालांकि उनकी उपलब्धियां दिवंगत सम्राट अक्षत के स्तर की नहीं थीं, फिर भी उनकी शक्ति कमजोर नहीं थी। कीटों और जानवरों की एक कठपुतली को गोली लगते ही काट दिया जाता था। उनमें से सबसे प्रभावशाली एक उदासीन युवक और तलवारबाज था। उसकी तलवार की गति अत्यंत तेज थी, जो गति पर आधारित होनी चाहिए। उस पर झपटने वाले कीटों और जानवरों की लाशें तलवारों से छिटक गईं और चक्कर खा गईं। हालांकि यह केवल इसका एक हिस्सा था। अभी भी कई मध्यावधि सम्राट अक्षत थे, जो कई कीट और जानवरों की कठपुतलियों से घिरे हुए थे, विरोध करने में असमर्थ थे और बार बार अपने शरीर पर घाव जोड़ रहे थे, जिससे वे बेहद भयभीत थे। विवान दल के पीछे चल रहा था, जबकि कंकाल कर्णधार दल के सबसे पीछे था। उन पांचों की शक्ति के साथ वास्तव में उन्हें इन जानवरों और कीड़ों की परवाह नहीं थी, लेकिन वे इतने सारे लोगों के बीच थे। स्वाभाविक रूप से विवान और उनके साथियों ने ज्यादा कुछ उजागर नहीं किया। धमाका! ज्योत्सना और मान्या की तलवारें पूरी तरह खिली हुई थीं। उनके हाथों में तलवारें धीरे धीरे और तेजी से फड़फड़ाती हुई प्रतीत हो रही थीं। हर बार जब वे बाहर निकलती थीं, तो वे ठीक उसी समय हमला करने के लिए तैयार होती थीं। तो ऐसा लगता था कि कीड़े मकोड़ों और जानवरों की कठपुतलियां उन्हें काटने के लिए दरवाजे पर भेज रही थीं। व्यवस्थित
और आंखों को भाने वाली। जहां तक चारू की बात है, चारू द्वारा अभ्यास किए जाने वाले माया संप्रदाय के जादू कौशल कठपुतलियों के लिए अमान्य होने चाहिए, लेकिन जब उन्हें वास्तव में अभ्यास में लाया गया तो उनकी आंखें चमक उठीं और वे ऐसे लग रहे थे जैसे वे हतप्रभ रह गए हों। यह विवान को आश्चर्य हुआ कि चारू की प्राकृतिक सुंदरता इन कीट और पशु कठपुतलियों पर भी प्रभावी थी, जो उसकी उम्मीद से परे था। यद्यपि दौड़ और खेती की कोई सीमा नहीं है, ये कीड़े और जानवर अजीब राक्षसों की भूमि में राक्षस थे। क्या अधिक है, ये कीड़े और जानवर असली कीड़े और जानवर नहीं थे, लेकिन वे कीड़ों और जानवरों की कठपुतलियां थीं। वे मंत्रमुग्ध हो सकते थे और स्वाभाविक रूप से मंत्रमुग्ध हो सकते थे। यह वास्तव में भयानक था। तीनों लोग बार बार चाल चलते थे और उनके पास एक दूसरे के करीब आने का कोई मौका नहीं था। हालांकि पीछे एक कंकाल कर्णधार बैठा था। उसके हाथों को मोड़ने के दौरान कीट जानवर कठपुतली का एक सिर हिल गया। नतीजतन विवान, जो चारों के बीच में था, के पास उपयोग करने के लिए कोई जगह नहीं थी और वह बहुत आराम से था। धिक्कार है यह छोटा सा सफेद चेहरा। यह देखकर कई प्रतिभाशाली सम्राटों ने खून की उल्टी की। वे ज्योत्सना, मान्या और चारू की रक्षा के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहते थे, ताकि वे खुद को बेहतर ढंग से देख सकें और अपनी शक्ति दिखा सकें। दूसरों से मदद मांगने के बजाय वे निचले 4 क्षेत्रों में इन दलितों की रक्षा कर रही थीं। उनके दिल पर 10,000 अंक का प्रहार हुआ। लोगों से कहीं अधिक हैं, जो वास्तव में परेशान करने वाला है। विवान मठ में टहल रहा था क्योंकि उसे बहुत अधिक हाथों की आवश्यकता नहीं थी। इसके बजाय उसके पास चारों ओर देखने का अवसर था। चलते समय वह कीड़ों और जानवरों की कठपुतलियों को घूर रहा था, लेकिन जब उसने उन्हें देखा तो उसकी भौहें अचानक सिकुड़ गईं और उसने वास्तव में कुछ सुराग देखे। इन लाशों की ताकत बेहद भयानक है। उनमें से प्रत्येक दिवंगत सम्राट अक्षत के बराबर है। सच्चाई के अनुसार यदि विवान और उसके 5 साथियों ने अपनी ताकत पूरी तरह से प्रकट नहीं की होती तो उनकी टीम अनिवार्य रूप से बहुत कुछ खो देती। आखिरकार टीम में सम्राट अक्षत की अधिकांश उपलब्धियां 8वें चरण के मध्य में चरम पर हैं। भले ही यह दिवंगत सम्राट अक्षत के बराबर हो, यह केवल तुलनीय है। हम सैकड़ों कीट और पशु कठपुतलियों का सामना कैसे कर सकते हैं, लेकिन तथ्य यह है कि घायल हुए कुछ लोगों को छोड़कर अधिकांश लोग खतरनाक नहीं होते हैं। अपने सभी प्रयासों के बावजूद वे अक्सर मोड़ लेते हैं। ये लाशें जीवन और मृत्यु के लिए संघर्ष करते हुए नहीं दिख रही हैं, बल्कि जैसे किसी मूल्यांकन में हो। हाँ, मूल्यांकन। विवान को अचानक एहसास हुआ। वह आखिरकार समझ गया कि उसे हर समय अजीब क्यों लगता था। हालांकि ये लाशें खूंखार थीं, वास्तव में उन्होंने अपनी ताकत को चरम पर नहीं तोड़ा था। यह जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई नहीं लग रही थी, बल्कि एक आकलन की तरह लग रही थी, जैसे वे प्रत्येक व्यक्ति की ताकत का परीक्षण कर रहे हों। पिछले कुलदेवता व्यूह और रहस्यमय मेहराब के साथ विवान ने तुरंत कंकाल कर्णधार को आवाज दी। कंकाल कर्णधार, क्या ये कीट और जानवर कठपुतलियां हमारी उपलब्धियों का आकलन कर रही हैं? यह सच है गुरु। कंकाल कर्णधार को भी ऐसा ही लगा। अच्छा, क्या बात है? विवान ने ठंडी सांस ली और अनजाने में अपना सिर घुमा लिया। हालांकि उसने देखा कि उसके सामने खड़े सम्राट अनंत को कुछ मिल गया था। सबके हाथ देखने के बाद विवान ने अचानक मुस्कुराकर अपना सिर घुमा लिया। लगता है सम्राट अनंत को भी यह बात पता चल गई है। मठ में कीड़े मकोड़ों की कठपुतलियां ज्वार की तरह थीं, जबकि लोग ज्वार पर लोहे की नावों की तरह थे। वे कांटों को चीरते हुए आगे बढ़ते रहे। लगभग आधा कप चाय पीने के बाद भीड़ आखिरकार गलियारे से गुजरी और मुड़कर देखने लगी। सभी कीड़े मकोड़ों की कठपुतलियां वहीं स्थापित थीं और फिर उनकी रोशनी दोनों तरफ के खंभों पर चमक उठी और वे वापस कुलदेवता में समाहित हो गईं। क्या तुम सब ठीक हो? सम्राट अनंत ने राहत की सांस ली, चारों ओर देखा और पूछा, क्या यह ठीक है? हम कुछ लोगों जैसे नहीं दिखते। अपनी रक्षा के लिए महिलाओं पर निर्भर रहना शर्मनाक है। मार्शल आर्ट के एक प्रतिभाशाली सम्राट ने ठंडी सांस ली। उसके शरीर पर कई घाव थे। वह अपनी हड्डियों को गहराई से देख सकता था। वह एक ही समय में उपचार और उपहास कर रहा था। हाँ, एक अच्छा आदमी होकर एक महिला के पीछे छिपना कोई कौशल नहीं है।
अपनी प्रमुख सेनाओं का गौरव खो दिया। मुझे नहीं पता कि मुझे अंबरपुर में प्रवेश के लिए कैसे चुना गया। अन्य प्रतिभाशाली योद्धा भी असंतुष्ट थे और उन्होंने तिरस्कार और उपहास के भाव से कहा, जाहिर है, और भी ज्यादा ईर्ष्या के साथ, क्या आपको ईर्ष्या नहीं हो सकती? उन्होंने कड़ी मेहनत की और बाहर भागे। सबसे गंभीर तो लगभग गिर ही गया था, लेकिन विवान का क्या? वह ज्योत्सना, मान्या और चारू द्वारा संरक्षित था। उसने लगभग हाथ भी नहीं लगाए और उसे कोई चोट भी नहीं आई। इसे कौन सहन कर सकता है? तुम क्या कह रहे हो? मान्या ने ठंडी सांस ली, तलवार निकाली, खनक उठी। ठंडी ठंड फैल गई और उन व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने वाले शिष्यों को ढक दिया। दृश्य का माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। खैर, इस समय और कोई झगड़ा नहीं करते। लगता है कि उन पुराने जानवरों और कीड़ों का हमें मारने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि वे हमारी उपलब्धियों का आकलन कर रहे हैं। वरना कौन बच सकता है? इस समय मैं चाहता हूं कि तुम लोग थोड़ी कम बातें करो। सम्राट अनंत उसे रोकने के लिए जल्दी से आगे बढ़े और मान्या से कहा, इस लड़की, अपनी ऊर्जा शांत करो। उनकी मुस्कान सच्ची थी। ठीक है, मैं उनकी जीभ काट दूंगी। मान्या ने ठंडी आह भरी। जब सम्राटों ने यह सुना तो उनका चेहरा उदास हो गया, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। तुमने अभी कहा था कि ये ज़ॉम्बी हमारी ताकत का आकलन कर रहे थे, आचार्य विहान ने अचानक कहा। हां, लेकिन यह सिर्फ मेरा शक है। लेकिन पिछली स्थिति को देखते हुए यह वास्तव में एक जैसा ही है, वरना हम इतनी आसानी से कैसे भाग सकते थे? सम्राट अनंत की आवाज गहरी थी। आचार्य विहान और सम्राट यशपाल ने एक दूसरे को देखा और भौहें सिकोड़ लीं। यह महल का अवशेष असल में क्या करना चाहता है? दोनों लोगों ने भौहें सिकोड़ी। उन्हें पहले भी अस्पष्ट रूप से ऐसा महसूस हुआ था। 1 घंटे बाद सभी घायल ठीक हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां कई खतरे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब एकजुट रहेंगे, अनावश्यक विवाद न करें। सम्राट अनंत ने चेतावनी दी। पहले के ज़ॉम्बी सिर्फ भूख बढ़ाने वाले थे, लेकिन कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा। अगर हम फिर से एकजुट नहीं हुए तो हम निश्चित रूप से यहीं मर जाएंगे। सम्राट अनंत आगे बढ़ते रहे और उनका मानना था कि इस समय कोई भी परेशानी नहीं करेगा। गलियारे से होते हुए लोग एक केंद्रीय हॉल में पहुंचते हैं, जो बिल्कुल एक गलियारे के विश्राम क्षेत्र जैसा है। दोनों तरफ बारी बारी से कुछ विश्राम कक्ष हैं। वे यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि यह खाली है और इसमें और कुछ नहीं है। इस पैटर्न के अनुसार यह जगह राक्षसों की परीक्षा के लिए एक जगह की तरह लगती है। एक क्षण बाद वे हॉल से निकल गए और सीधे हॉल के सामने वाले रास्ते से बाहर चले गए। हॉल से बाहर निकलते ही भीड़ अचानक रुक गई। आप जो देख सकते हैं वह एक बड़ा पत्थर का जंगल है। पत्थर का जंगल 2 भागों में बंटा हुआ है। बीच में काले पत्थर का रास्ता ही विपरीत दिशा में जाने वाला एकमात्र रास्ता है। पत्थर के जंगल में बैंगनी रोशनी के धब्बे हजारों की संख्या में टिमटिमा रहे थे, मानो उसमें अनगिनत जुगनू उड़ रहे हों। यह दृश्य भव्य था, अजीब। लोगों की पहली अनुभूति अजीब थी। लोगों के मन में एक अकथनीय खतरनाक माहौल दिखाई दिया, मानो सामने रसातल का मुंह हो। अगर आप अंदर गए तो आपकी जान को खतरा होगा। लेकिन लोग ध्यान से देखते हैं, पर इस पत्थर के जंगल में क्या सुराग है यह नहीं समझ पाते। दूर से तैरती बैंगनी रोशनी के अलावा और कुछ नहीं है। क्या करें? सबने एक दूसरे की तरफ देखा। जो किया जा सकता है वह है आगे बढ़ना। इस समय कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। और क्या पीछे हटना सुरक्षित है? वे फिर से ज़ॉम्बी से भरे उस मठ में नहीं जाना चाहते थे। बिना कुछ कहे सम्राट अनंत ने गहरी सांस ली और बाहर निकल गए। शांत रास्ते पर कोहरा आगे घना था, अथाह पत्थर के जंगल के दोनों ओर घना, शांत और आरामदायक, मौत के निशान के साथ शांत। दोनों तरफ सिर्फ बैंगनी रंग के हल्के धब्बे फड़फड़ा रहे थे। अंदर जाने पर पता चला कि ये हल्के धब्बे असल में बैंगनी रंग के कीड़े हैं, बिल्कुल जुगनू जैसे। ये बहुत छोटे हैं और इनमें कोई खतरनाक गंध नहीं है। पहले तो वे बहुत घबराए, लेकिन काफी देर चलने के बाद बैंगनी रंग के जुगनू कुछ नहीं कर पाए और पत्थर के जंगल में कोई खतरा नहीं था। उन्हें राहत मिली। क्या अजीब कीड़ा है! क्या यही विशेषता है?
पास के पत्थर के जंगल से एक बैंगनी कीड़ा उड़कर आया और एक सम्राट अक्षत के कंधे पर गिरना चाहता था, जो सेम की तरह चमक रहा था। सम्राट अक्षत चौंक गया। वह भागना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने बैंगनी कीड़े को अपने कंधे पर गिरते देखा और कोई हलचल नहीं हुई। किसी भी बदलाव के डर से सभी के रोंगटे खड़े हो गए। जहां तक उस सम्राट अक्षत का सवाल है, उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया, लेकिन काफी देर बाद कोई हलचल नहीं हुई। धिक्कार है, मैं तो मरने से डर गया था, सम्राट अक्षत ने गुस्से से डांटा। उसने सोचा कि बैंगनी कीड़ा एक भयानक विदेशी वस्तु है। उसे किसी नुकसान की जरा भी उम्मीद नहीं थी। वह इतना क्रोधित हुआ कि उसने उसे पटक दिया। धमाका! तेज बैंगनी रोशनी का एक समूह फूट पड़ा। तेज हवा की लहरें चारों ओर बह गईं। कई लोगों के पैर स्थिर नहीं थे, वे अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे थे। वह घमंडी सम्राट दर्द से जमीन पर गिर पड़ा था। उसका आधा हाथ गायब हो गया था, उसका कंधा उड़ गया था और उसका चेहरा काला पड़ गया था और धुआं निकल रहा था। वह जमीन पर गिर पड़ा, दर्द से कराह रहा था। उसका चेहरा टेढ़ा हो गया था, मानो उसे अभूतपूर्व भारी चोट लगी हो। वह दर्द से दहाड़ रहा था। प्रताप, कैसे हो? एक सम्राट अक्षत, जिसका उससे अच्छा रिश्ता था, दौड़कर आया और जल्दी से चिल्लाया। लेकिन उस आदमी का चेहरा विकृत था, मानो उसने सुना ही ना हो। उसकी आंखें डीली थीं, वह दर्द से कराह रहा था और वह अंधाधुंध वार कर रहा था। यह ठीक नहीं है। प्रताप को सिर्फ शारीरिक चोट से ज्यादा कुछ होना चाहिए था, किसी ने ठंडी आवाज में कहा। हालांकि प्रताप की चोटें गंभीर थीं, लेकिन वे सिर्फ उसकी बाहों और आधे कंधों की थीं जो उड़ गए थे। अगर दर्द फिर से होता भी। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।